जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे बोलते हैं कंपनी समापन। ये जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ये उन्हीं के लिए बेनिफिट है, ये उनके लिए भी बेनिफिट है जो नॉलेज लेना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो देरी ना करते हुए और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कंपनी समापन। जो कंपनी समापन होता है, समापन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का एंड होना या किसी चीज़ का बंद होना। तो ये जो हमारी कंपनी होती है, ये हमारी फर्म होती है, तो समापन को इंग्लिश में बाइंड अप भी बोला जाता है, इसको डिजॉल्व भी बोला जाता है कि जो कंपनी है वो डिजॉल्व हो चुकी है या वाइंड अप हो चुकी है। तो अब इसके बारे में बताते हैं कि होता क्या है ये जो कंपनी का जो समापन है। तो इसका मतलब होता है सीधा सा कि किसी कंपनी की व्यापारिक गतिविधि क्या होती है कि जो ऑपरेशंस होते हैं उसके, जो उसके फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस कुछ भी हो सकता है कंपनी का। अगर कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है तो जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग, वो उसके गतिविधि है, मतलब वो काम क्या करती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ मीन्स ऑपरेशंस को परमानेंटली, परमानेंट मीन्स स्थायी तौर पर, मतलब एक ऐसे टाइम के लिए जिसका कोई टाइम फिक्स ना हो, कोई निर्धारित ना हो, मतलब हमेशा के लिए उसको बंद कर देना, संचालन बंद कर देना। मतलब बंद करने का मतलब होता है उसका जो ऑपरेशन होता है, संचालन, या उसको हम काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना। तो उसी को ही हम बाइंड अप कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में किसी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी को परमानेंटली बिल्कुल क्लोज कर देना। उसके बाद कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एसेट्स, आपने देखा होगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, एक होती है हमारी लायबिलिटी, एक होती है एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है कि कंपनी की प्रॉपर्टीज़ कि जिससे कंपनी अर्निंग करती है, और जो इनकम का सोर्स होता है। मतलब दो पार्ट होते हैं ना हमारे, लायबिलिटी जो हमें पे करना है, पे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़। एसेट्स में क्या होता है, मशीन्स होती हैं, इनकम होती हैं जो जनरेट करती है हमारे। तो उनको बेचकर कंपनी के जितने भी कर्ज होते हैं उनको चुकाना। जब उस कर्ज को चुकाने के बाद जो बच जाता है उसको जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, तो उनमें इक्वली पार्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मीन्स उनको बांट देना। उसके बाद कंपनी का जो अस्तित्व, तो जो एग्जिस्टेंस होता है, या कंपनी का जो एक शब्द होता है हमारे में जो बोलते हैं कि अस्तित्व, अस्तित्व मतलब वजूद, मतलब कंपनी की एक पहचान, एक आइडेंटिटी, वो हमेशा ख़त्म हो जाती है। क्यों? कि कंपनी बंद हो चुकी है, एसेट्स बेच चुके हैं, उसकी एसेट्स बेच के जो उनकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी हमने उनकी पेड अप कर दी। यह सब कंपनी ढांचे, कंपनी का जो ढांचा होता है, कानूनी ढांचा होता है। कानूनी ढांचा मतलब एक मेमोरेंडम। जब कंपनी जब बनाई जाती है तो एक कंपनी ढांचा होता है, एक मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम में क्या होता है कि हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी की एक्टिविटी कैसे होगी, कंपनी के अंदर काम कैसे करना है, या इन फर्दर कभी कंपनी को हम बाइंड अप करते हैं, मतलब उसको बंद करते हैं, तो हमें किस तरीके से उसको बाइंड अप करना है। तो उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जो कि कानून द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बंद करना। तो कंपनी के समापन करने के लिए एक समापक को नियुक्त किया जाता है। समापक कौन होता है?
जिसकी देख रेख में, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या फिर ट्रिब्यूनल अपॉइंट करती है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है कि जो विशेष मैटर होते हैं, तो विशेष मैटर कंपनी का होगा तो कंपनी से रिलेटेड होगा, लेबर का होगा तो लेबर से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि कंपनी को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक समापक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंटिव, या फिर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं एक तरह से, को नियुक्त किया जाता है। नियुक्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगर किसी को प्रॉब्लम है उस शब्द में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हिंदी इंग्लिश कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपको प्रॉब्लम लगती है तो मैं उसको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको। हाँ, बीच में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी किसी भी व्यूअर को मेरे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि भाई मेरा जो बोलने का एक्सेंट, या किसी को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, या किसी को लगता है कि मैं बड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो अपनी जो वीडियो की स्पीड होती है इसके अंदर आपने एक ऑप्शन होता है हमारा, तो उसमें आप 2 या 1.5 पर भी इसको चला सकते हो। तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कंपनी के समापन के लिए एक समापक नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी का समापन करने से पहले वह कंपनी की सभी संपत्तियों को, संपत्तियां क्या होती है, एसेट्स, जो बैलेंस शीट के अंदर होती हैं, को बेचकर सभी बाहरी कर्जों को निपटारा करता है। मीन्स कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है और जब कंपनी को जब बंद किया जाता है तो उस समय वो क्या करता है, कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं तो उनको सेल करके बाहरी जितने भी देनदार होते हैं, लेनदार मीन्स कि जिनका कर्ज होता है कंपनी के ऊपर, तो उनको चुकाया जाता है। फिर उनको चुकाने के बाद फिर जो आंतरिक बचते हैं, मतलब जो इंटरनल, इंटरनल क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उनको उनके बराबर रेशो में उनको बांट दिया जाता है। मीन्स जो कंपनी का शेयर्स को बेचने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद, क्योंकि कंपनी बंद कर रहे हैं, तो बंद में क्या होता है कि कोई भी जो लाइबिलिटी होती है वो बचनी नहीं चाहिए, उस लाइबिलिटी को ख़त्म कर देना, इन बुक्स में से उसको डिस्क्लोज कर देना उसको। कुछ फिलोसफर हैं, उन्होंने भी कंपनी का जो समापन है तो उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, जिनमें से विद्वान सेन गुप्ता जी का भी नाम, का भी मत है इसके विषय में। उनके क्या विचार है, उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी का समापन से मतलब कंपनी का अस्तित्व, मीन्स वजूद और उसकी पहचान, आइडेंटिटी को का समाप्त होना। मतलब जो कंपनी का जो जब समापन होता है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी की जो पहचान होती है उसका समाप्त हो जाना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी की सभी आस्तियां, आस्तियां को क्या बोलते हैं, एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज या इनकम जनरेट करने से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी के, मान लीजिए मशीन मान लीजिए, या फिर जो भी उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा हो बैलेंस शीट के अंदर होता है हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी, इनकम जनरेट करने वाले और जहाँ से हमारी इनकम आती है तो वो साइड होती है हमारी एसेट्स। तो उन सबको बेचकर, और बेचने के बाद जो वसूली होती है, मतलब जो असेट्स बेचने के बाद अ, उनसे जो पैसा आता है, तो जितने भी, मतलब सभी प्रकार के दायित्व ऋण को चुकाया जाता है और बचा हुआ पैसा कंपनी के शेयरधारकों और सदस्यों में बांट दिया जाता है। तो उनके कहने का मतलब है कंपनी समापन से मतलब होता है कंपनी का अस्तित्व, पहचान और उसका वजूद समाप्त होना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी की सभी असेट्स को बेचकर, और बेचने से जो पैसा वसूल होता है, उस पैसे से जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वे पार्टीज़ की हो जिनसे वो माल परचेज करते हैं, या कोई भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज कैन बी इंक्लूडेड, तो उस लाइबिलिटी को चुकाने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको इक्वली पार्ट्स में
सभी शेयर होल्डर्स होते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको बराबर बांट दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन थी हमारे विद्वान सेन गुप्ता। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके पास या कभी आप एग्ज़ाम में लिखते हो, तो ये उनकी डेफिनेशन है कि वो तो डेफिनेशन वो थी कि भाई उसका मतलब क्या होता है, पर ये जो डेफिनेशन है ये विद्वान सेन गुप्ता जी का भी मत है, ये उनके हिसाब से समापन की यही डेफिनेशन है। एज पर एक्ट ऑफ कंपनी 2013 मीन्स कंपनी एक्ट 2013 कंपनी का समापन मीन्स उसका अंत या उसका बाइंड अप दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा अधिकरण द्वारा परिसमापन। तो अधिकरण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स ये कंपनी से रिलेटेड न्यायालय जो कंपनी के मैटर देखता है। तो ये जो होता है हमारा, ये ट्रिब्यूनल एक्ट 304 है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो 304 में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा इस बार, कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये 304 से। फिर दूसरा होता है हमारा स्वैच्छिक परिसमापन, यानी मीन्स वॉलंटरी बाइंड अप। तो इसमें जो एक्ट लगता है वो लगता है हमारा 271। तो स्वैच्छिक समापन का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा से, मतलब कंपनी की मर्जी से बाइंड अप करना। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, जो कंपनी का जो समापन होता है, जैसे मैंने ये दो प्रकार से मैं डिफाइन किया है कि वी कैन डिफाइन कंपनी वाइंड अप in two ways. First one is tribunal as per Act 304 and second one voluntary bind up as per Act 271। और जो तीसरा जो हमारा होता है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन एज ए जुरिशनल सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि जो न्यायालय होता है हमारा, तो न्यायालय हुआ हमारा, या फिर कई बार क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो कंपनी है ये 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल या एक लंबे टाइम से इसमें कोई एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। जब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो इस कंपनी को क्यों चलाया जाए? तो उस कंडीशन में उस कंपनी को बाइंड अप कर दिया जाता है ड्यू टू हैविंग नॉन ऑपरेशन। सो दैट्स वाई रीजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें, अब हम डिफाइन करते हैं कि ट्रिब्यूनल एज पर एक्ट 271 ये कैसे इसको डिस्क्लोज करती है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला होता है कि कंपनी ऋण उधारी चुकाने में विफल हो जाए। तो होता क्या है, जब कंपनी जो बाहर की लाइबिलिटीज़ होती है उनको चुकाने में विफल हो जाती है, मतलब अनसॉल्वेंट हो जाती है, कि मतलब वो चुका ही नहीं सकती, मतलब उसकी कोई क्षमता ही नहीं है कि जो डेब्ट है उनको चुका पाए। तो उस केस में कंपनी समापन हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट होता है हमारा, जब कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई विशेष प्रस्ताव को पास कर दे। तो उसमें क्या होता है, जब कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, तो मेमोरेंडम का मतलब होता है कि ज्ञापन, ज्ञापन का मतलब होता है एक लिखित डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ मेंशन होता है कि कंपनी की क्या टर्म कंडीशन है, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी की लिमिटेशन क्या है, कंपनी के राइट्स क्या है। तो इसमें हमारा ये कह रहा है कि जब कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, भाई कंपनी की कोई लिमिटेशन है, अब उन लिमिटेशन उन राइट्स से हटकर वो कुछ विशेष प्रस्ताव, मतलब विशेष प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि कोई विशेष ऑफर पास कर दे जो कि उसके मेमोरेंडम में भी नहीं है, ना ही उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
तो उस केस में कंपनी का बाइंड अप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर होकर काम किया है। अब तीसरा आ जाता है, कंपनी अपने 5 सालों या इससे अधिक समय का वित्तीय विवरण ना दे। तो तथ्यों की सरकार या कंपनी प्राधिकरण न्यायालय से छिपाए। उसमें क्या होता है कि कंपनी एक्टिविटी कर रही है, तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कुछ हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिसको क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है या प्राधिकरण न्यायालय मीन्स एक ट्रिब्यूनल होता है कंपनी का, जो उसके ऊपर रेगुलेटरी होती है, जो मतलब उसको रेगुलेट करता है कि ताकि कंपनी कोई गलत काम ना करे और कंपनी पर बराबर सर्विलियंस रहे। तो उस केस में क्या है कि कंपनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती और 5 साल या इससे अधिक टाइम तक ना तो वो अपनी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रही है, ना ही वो ऑपरेशनल रिपोर्ट दे रही। तो उस केस में क्या होता है, न्यायालय प्राधिकरण को लगता है कि भाई ये तुमसे तथ्य छिपा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस केस में भी कंपनी को बाइंड अप कर दिया जाता है, मीन्स कंपनी का समापन कर दिया जाता है, मतलब डिजॉल्व। फोर्थ पॉइंट रहता है हमारा, कंपनी द्वारा देश की गरिमा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ अनैतिक संवेदनशील कार्य करना, खुद के लाभ, जीवन के लिए देश हित पर गलत कार्य करना। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी कुछ ऐसे काम कर देती है जैसे कि देश की गरिमा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ गलत काम कर देना। तो एक मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको। आपको ध्यान होगा कि एक टाइम पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक। तो टिकटॉक क्या था कि उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो रही थी कि जो भारत सरकार ने उनको मना किया हुआ था कि आप उस पर उन चीज़ों को प्रमोट ना करें। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि चाइना का ही वो एप्लीकेशन था, तो चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। तो चाइना ने क्या सोचा कि भाई इनके पास ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं जैसा चाहे वैसे मैं उसमें कोई भी एक्टिविटी करूँ या कुछ भी। तो उसने कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए। जैसे हमारा जो भारत का मैप है, हमारा जो इंडिया है, तो हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा हमारे लिए आ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब होता क्या है कि हमारे देश के अंदर कि तिरंगा के लिए हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि तिरंगा हमारी शान है और देश की आन है। तो तिरंगा से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। तो उस पोजीशन में क्या किया उन्होंने, जो टिकटॉक पर जो उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसका उन्होंने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, तो उनको वो मालाफाइड नेचर के तहत गलत तरीके से यूज़ करते थे। तो ऐसा ही दूसरा एग्जांपल था ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी का जो मैसेजिंग है, तो भारत सरकार ने हमारे उनसे कहा था, कनाडा से, कि भाई आप हमारा जो सर्वर है तो आप हमारे यहाँ इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि आपको शायद जान के हैरानी होगी, पूरे विश्व के अंदर कनाडा के अंदर ही ब्लैकबेरी का सर्वर है। वो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ जरा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। पर कहते हैं कि भाई भारत है, तो भाई जिस देश में रहना है तो उस देश का भी उनको रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा। ख़ास तौर पे क्योंकि जो ब्लैकबेरी फ़ोन था वो हमारी जो सिक्योरिटी है तो उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा था। तो उस चीज़ से बचने के लिए और वो समस्या हमारे लिए दोबारा पैदा ना हो, तो हमने उनसे यही कहा था कि आप हमारे यहाँ सर्वर लगाइए। तो उन्होंने उस बात को नहीं माना, तो हमने उसको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ था। तो ये तो था हमारा कंपनी द्वारा देश की गरिमा, अखंडता और नैतिक संवेदनशीलता के विरुद्ध कार्य करना। ऐसे कार्य जो देश के खिलाफ हो, देश की नीतियों के खिलाफ हो। अब वो हमारा 5वां पॉइंट आता है, जब रजिस्ट्रार, अधिकरण न्यायालय, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत व्यक्ति, संस्था, कमेटी, आयोग को कंपनी के गलत आचरण का मालूम चले, जैसे कपट, धोखा, जालसाजी, गलत तथ्य प्रस्तुत करना, तत्काल कंपनी को बंद कर दिया जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है इसमें
कि जब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन, जो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, तो बिना रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और अगर यदि वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी मान्य नहीं मानी जाती, तो उसका जो वजूद होता है वो जीरो माना जाता है। तो रजिस्ट्रार होता है अधिकरण न्यायालय, मतलब ट्रिब्यूनल, जो कंपनी से संबंधित है, जो उसके मामले को सुनेगा और उसके समस्याओं को सुनेगा और उस पर निर्णय लेगा, उस पर रेगुलेट करेगा हर चीज़ों को। और फिर दूसरा केंद्र सरकार होता है हमारा, के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति हो या कोई अधिक व्यक्ति हो या संस्था हो, कमेटी हो, तो उसको कंपनी के गलत आचरण के बारे में मालूम हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था टिकटॉक, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो चाइनीज़ थी, तो वो क्या करती थी कि जालसाजी कर रही थी, टैक्स चोरी कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो जब इंडिया को जब मालूम पड़ा, भारत को जब मालूम पड़ा, तो भारत ने उस पर तत्काल रोक लगा दी, उस कंपनी को यहाँ से बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गलत तथ्य पेश कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, कपट कर रहे थे। तो उस केस में कंपनी ने उनको बंद कर दिया था, मतलब उनके कंपनी कंपनी सॉरी माफ़ी चाहूँगा, न्यायालय ने और हमारी जो कमेटी, ट्रिब्यूनल और भारत सरकार ने, तो उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया था। दूसरा पॉइंट है हमारा ऐच्छिक समापन, जिसको बोलते हैं हम वॉलंटरी बाइंड अप। तो ये हमारा एज पर एक्ट 304 के अकॉर्डिंग चलता है। तो कंपनी के पंजीकरण के समय उसके मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मीन्स जिसके अंदर कंपनी के सारी टर्म कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि क्या टर्म कंडीशन होनी चाहिए, कंपनी की क्या लिमिटेशन है, कंपनी को क्या राइट है, कंपनी को क्या स्पेशल पावर है, तो उन सब के बारे में डिफाइन किया जाता है। और साथ में उसका जीवन काल भी बताया जाता है। जीवन काल मीन्स उसका सेल लाइफ, परपेचुअल, मतलब कि वो कब तक चलेगी और कब तक उसका अस्तित्व रहेगा। जैसे होता है, आपने सुना होगा, एग्जाम्पल है उसका हीरो होंडा। तो हीरो होंडा का जो टाइप था वो 2012 तक था, तो 12 के बाद उनका टाइप टूट जाता है। तो उसके बाद क्या है कि दोनों अलग अलग काम करती है। तो ऐसी कंपनी में होता है, जो कंपनी का जब टाइम ख़त्म हो जाता है, कंपनी का एक टाइम निकल जाता है, जो कि उसका रजिस्ट्रेशन जब कराया जाता है, तो उस मेमोरेंडम में मेंशन किया जाता है कि जैसे मान लो 10 साल, 15 साल, 5 साल, तो उसके बाद या तो रिन्यूअल करा लेगा, रिन्यूअल नहीं कराते तो उसके बाद बंद हो जाती है वो खुद ब खुद, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया। सेकंड पॉइंट होता है हमारा कंपनी के ज्ञापन और लिखित विवरण में दिए गए नियम शर्तों के खिलाफ जाकर कोई बेहद गंभीर घटना घटित हो जाए। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ज्ञापन, मतलब लिखित विवरण, मेमोरेंडम, उसमें बताए गए शर्तों के खिलाफ कोई शर्त मेंशन कर रखी है या कोई टर्म कंडीशन है, उसके खिलाफ जाकर कोई गलत काम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री में उन्होंने, कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि आप इस एनेक्सर के खिलाफ आप ये काम नहीं कर सकते जो एनेक्सर में मेंशन कर रखा है। अगर इससे आगे आप कोई काम करोगे तो उससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर उस एनेक्सर में जो कंडीशन मेंशन करी थी या उनको एक कंडीशन या शर्त दी रखी गई थी, उससे बाहर जाकर वो काम कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, कंपनी को नुकसान होता है फाइनेंशियली। तो जो फाइनेंशियल नुकसान होता है, जो उनको टर्म कंडीशन बताई गई थी, तो उसके खिलाफ जाकर काम किया था, तो उस केस में भी कंपनी को बाइंड अप कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है जब कंपनी दिवालिया हो जाए। तो दिवालिया मीन्स अनसॉल्वेंट। अनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि कंपनी की पोजीशन किसी के ऋण, ऋण मीन्स डेप्ट, या कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी को कर सके, या उसकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो सैलरी दे सके या फिर मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो उस केस में भी कंपनी को बाइंड अप कर दिया जाता है, क्योंकि अनसॉल्वेंट है, किसी का पैसा नहीं चुका सकती और ना ही वो आगे के काम करने की पोजीशन में है।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंपनी द्वारा प्रस्ताव द्वारा अपनी मर्जी से समापन। तो फोर्थ में क्या होता है कि कंपनी को लगा कि भाई अब हमें आगे काम नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक प्रस्ताव मीन्स एक ऑफर होता है स्पेशल। तो क्या होता है कि वो एक मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में क्या होता है कि एक प्रपोजल रखते हैं कि भाई हम इस कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, चाहे वो कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस। तो उस प्रपोजल के तहत भी कंपनी को बंद कर दिया जाता है। अब आगे आते हैं हमारा शोधन क्षमता को की घोषणा करना, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की शोधन क्षमता मतलब कंपनी की सॉल्वेंसी, कि कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, कि वो सारे लाइबिलिटी जो भी होती है उनको पे करने की कंडीशन में है, और जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है या फिर अदर है तो उनके लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको बियर करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। तो उसी चीज़ को उसी चीज़ की डिक्लेरेशन की जाती है। यह कंपनी के समापन के समय प्रस्तावित किया जाता है। जब कंपनी का जब बाइंड अप किया जाता है तो उस समय ये प्रपोजल रखा जाता है। यह कंपनी चलाने वाले निर्देशक, ये मीन्स होता है डायरेक्टर भी हो सकता है, वो चेयरमैन भी हो सकता है, उसके द्वारा रिटर्न में एक डिक्लेरेशन दिया जाता है। तो डिक्लेरेशन में वह अपनी वित्तीय देनदारी पूरी करने में समर्थ है या नहीं वो बताया जाता है। तो वो कहता है कि भाई मेरी कैपेसिटी है, जितनी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, तो मैं कैपेबल हूँ उन चीज़ को पे करने के लिए, तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी क्षमता की घोषणा करता है, कंपनी पर कोई ऋण नहीं है। और साथ साथ ये भी बताता है कि भाई हमारी कैपेसिटी है कि हम जितनी भी लाइबिलिटी है हम पे कर सकते हैं, और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का डेब्ट नहीं है। और कंपनी के समापन के बाद कंपनी की संपत्तियों को बेचकर कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं उनमें वो इक्वली पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देगा। तो घोषणा के कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी बातें। तो इसमें ज़रूरी बातें क्या क्या है, मैं वो उसके बारे में डिफाइन करता हूँ आपके अंदर। यदि ये कंडीशन अगर नहीं होंगी तो घोषणा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या होता है हमारा, यदि कंपनी का समापन धोखा, कपट या अन्य कृत्य के कारण ही यह घोषणा जरूरी है। मतलब कंपनी का जो समापन किया जा रहा है, तो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया था या कपट किया था, मतलब धोखा किया था या कोई गलत काम किया था, भाई जब भी तो हम कंपनी को बंद कर रहे हैं या कंपनी को गवर्नमेंट बंद कर रही है। अगर यदि ये सब एक्टिविटी हो रही है, उसके बावजूद भी कंपनी चलती है और वो इस बात को, तथ्य को छुपाता है और कंपनी को बाइंड अप करता है, तो उसमें भी सजा का प्रावधान होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कंपनी निर्देशकों समापन की प्रक्रिया शुरू होने या करने से 30 दिन या 5 सप्ताह के भीतर घोषणा करनी होती है। जो कंपनी के निर्देशक होते हैं ना, उनको जब कंपनी बाइंड अप कर रहे होते हैं, तो उनको बाइंड अप करने से पहले, यानी कि जब बाइंड अप करने वाले हैं उससे 30 दिन पहले या फिर 5 सप्ताह के भीतर, मतलब जो 30 दिन का टाइम होता है या फिर 5 हफ्ते के भीतर ये घोषणा करनी होती है कि उनने रजिस्ट्रार ऑफिस में आरओसी जमा करा दी है। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसमें उन्होंने उसको जमा करा दिया है, मतलब कंपनी को उन्होंने बाइंड अप कर दिया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आरओसी में दे दी है, सॉरी रजिस्ट्रार ऑफिस में। जब कंपनी की संपत्ति का पंजीकृत उचित मूल्यों की रिपोर्ट साथ ना हो, मीन्स जैसे कंपनी है, तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, तो एक होता है कि एक
वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू मीन्स कि उसको एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है। जैसे मान लो सपोज करो कंपनी की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ एक मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए उसकी वैल्यू। अगर यदि वो रिपोर्ट उसने सबमिट नहीं की है तो उस केस में भी इस घोषणा को पूर्ण नहीं मानते। मतलब जो उसने डिक्लेरेशन की थी डायरेक्टर ने या चेयरमैन ने कि भाई मैं कंपनी को बाइंड अप कर रहा हूँ और कंपनी की मेरे पर कोई लाइबिलिटी नहीं है और ना ही कंपनी पर किसी की लाइबिलिटी है, और हम प्रॉपर्टी को बेच के सबका जितनी भी लाइबिलिटी होती है अपने जो शेयर होल्डर हुए या इंटरनल मेंबर्स हुए तो हम उनको पे कर देंगे। अगर यदि वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, अगर उसको उसने डिफाइन नहीं करा, उसकी रिपोर्ट को लगाया नहीं, तो जो उसने डिक्लेरेशन किया तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब कंपनी के अब चौथा पॉइंट है, जब कंपनी के समापन की घोषणा करने के 5 सप्ताह में करने के दौरान कंपनी का ऋण को नहीं चुकाया जाता है, तब यह माना जाता है कि कंपनी निर्देशक के पास उनकी राय का सही आधार नहीं है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कंपनी का जो समापन किया जा रहा होता है तो 5 सप्ताह के दौरान को कंपनी का अगर जाने ऋण नहीं चुकाया जाता है, कंपनी ने ऋण नहीं चुकाया, तो उसमें एक चीज़ मान ली जाती है कि जो कंपनी का जो निर्देशक है, मीन्स जो डायरेक्टर है, तो उसने जो राय रखी थी अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में या कंपनी के अंदर कि हम बाइंड अप कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है, या लोन है तो अगर लोन को नहीं चुकाना चाहता है या फिर कुछ वो मालाफाइड नेचर से गलत करता है, तो उसमें क्या माना जाता है कि जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर ने जो भी घोषणा की थी वो गलत है। मतलब जो उसने एक आधार रखा था अपना, नीचे एक बेस रखा था, वो गलत है, मालाफाइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उस केस में क्या होता है, जब कंपनी निर्देशक या चेयरमैन कंपनी की संपत्ति बेचकर समापन के बाद, समापन मीन्स बाइंड अप के बाद, देनदारी चुकाने में झूठा साबित हो जाए। मीन्स क्या होता है कि वो कंपनी की संपत्ति तो उसने बेच दी बाइंड अप के टाइम, तो उसने कोई भी लाइबिलिटी नहीं चुकाई, तो उस केस में क्या होता है, या फिर वो झूठ बोल जाता है, धोखा दे देता है लोगों को, तो उस केस में क्या होता है कि कम से कम उसको 3 वर्ष की सज़ा है और मैक्सिमम 5 वर्ष और 50,000 रुपये का जुर्माना भी उसको देना होता है। यह उस व्यक्ति पर भी लागू है जो किसी भी प्रकार से अधिकृत ना हो। मतलब ये उन लोगों पे भी होता है कि जो अपने आप को डायरेक्टर बताए और वो कंपनी में कोई रजिस्टर्ड ना हो, तो उसके ऊपर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। निष्कर्ष, कंपनी समापन की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, वह कानूनी रूप से कितनी सक्षम है, मीन्स कितनी कैपेबल है। यदि कंपनी मुनाफे में है तो उसे स्वैच्छिक रूप से बंद किया जा सकता है। मीन्स यदि कंपनी प्रॉफिट में है फिर तो कंपनी उसे अपनी मर्जी से बंद कर सकती है। यदि कंपनी घाटे या चलन में नहीं है, घाटे का मतलब कि कंपनी कोई प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान में जा रही है, चलन में नहीं है, चलन मीन्स ऑपरेशनल नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा, कंपनी बंद है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, तो उसे ट्रिब्यूनल या अदालत के आदेश से समाप्त कर दिया जाता है, मीन्स उसको बाइंड अप कर दिया जाता है। आई होप आप सभी को कंपनी का समापन मीन्स कंपनी का बाइंड अप कैसे किया जाता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक लेमैन लैंग्वेज में, एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाया जाए। ये उन लोगों को भी कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, और एक वो लोग कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मीन्स मेरे दोस्त हैं सब, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक नॉलेज के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनको नॉलेज गेन करनी है, तो आई होप शायद उनकी थोड़ी सी कंपनी बाइंड अप कैसे की जाती है, कंपनी कब बंद की जाती है, कंपनी बंद क्यों होती है, तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट उन सबका क्लियर हुआ होगा। और
आज का टॉपिक सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में सभी को समझाऊँ और सबको एक-एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँ, जो कि हमारे चैनल का मोटो है, लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त। मतलब एक ऐसा दोस्त जो आपको लॉ के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट समझा सके। और मेरा ये जो चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट इस पे करें। थैंक यू।